कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। विराट गौरी की तरफ देखकर बोला, तुम्हें अभी भी रैबिट वाले कपड़े पसंद हैं? गौरी अपने ख्यालों से बाहर आकर अजीब सा चेहरा बनाकर आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? विराट गौरी के कपड़ों की तरफ इशारा करता है। गौरी अपनों कपड़ों की तरफ देखती है, फिर उसे याद आता है कि ये तो उसके घर के कपड़े हैं। उसने कल रात जल्दबाजी के चक्कर में अपने कपड़े बदलना भूल गई थी और वो घर के कपड़ों में ही विराट से मिलने के लिए आ गई थी। ये ख्याल आते ही वो अपने ऊपर हंसती है कि वो कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है। गौरी ने इस समय पिंक कलर की टी शर्ट पहनी थी जिस पर एक प्यारा सा रैबिट बना था और उसी की मैचिंग की ट्राउज़र पहनी थी। वो उन कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, किसी छोटे से खरगोश की तरह। विराट गौरी को सोचता देख बोला, तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए ये शब्द सुनकर गौरी गुस्से में विराट की तरफ देखकर बोली, आप बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि कल रात आपने मुझे क्या कहा था। कल रात हम दोनों के बीच क्या बात हुई थी और आपने मुझे अपनी बातों में फंसाकर इतनी ज़्यादा पिला दी थी कि मुझे होश ही नहीं रहा। गौरी देख रही थी कि विराट बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने सीधे ही विराट से पूछा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। तुम विराट बच्ची के बारे में बात कर रही थी, तो तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से मेरे बारे में पता कर सकती हो? मैंने भी थोड़ा तुम्हारे बारे में पता कर लिया। विराट ने कहा, वास्तव में गौरी जिस व्यक्ति से प्रश्न पूछ रही थी वो व्यक्ति उसके प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता था। गौरी परेशान हो गई थी। थक हार कर गौरी अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, लेकिन अभी भी मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। गौरी को इतना परेशान होता देख विराट बोला, मुझे भी गार्लिक से एलर्जी है, और इतना कहकर वो उसके हाथ की तरफ इशारा करता है। तुमने भले गार्लिक ब्रेड को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन जब तुमने गार्लिक को देखा था तब तुम्हारा मुंह बन गया था और तुम्हारे हाथ में अचानक से खुजली होने लगी थी। तो उसी से मैंने अनुमान लगा लिया था कि तुम्हें पक्का गार्लिक से एलर्जी होगी। गौरी विराट की ये बात सुनकर थोड़ी संतुष्ट हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसने गार्लिक ब्रेड की तरफ देखकर मुंह बनाया था, लेकिन विराट उसे इतने अच्छे से क्यों देख रहा था, जैसे कि वो गौरी की हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, और तुम कल रात से यहीं पर हो। रुद्र का मैसेज आया था तो मैंने तुम्हारे फ़ोन पर से रुद्र को मैसेज करके ये कह दिया था कि तुम अपने किसी दोस्त के यहाँ रुकी हुई हो। अगर उसे ये पता चलता कि तुम मेरे साथ रुकी हुई हो तो वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचता। विराट ने गौरी की तरफ देखकर कहा, गौरी नहीं कुछ कहती है, वो अपने ही ख्यालों में होती है। गौरी को इतना परेशान होते देख विराट थोड़ा चिंतित हो जाता है और गौरी की तरफ देखकर बोला, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है कि तुम इतना सोच सको। तो तुम चुपचाप घर जाओ। इतना कहकर वो अपने हाथ में लिए बैग को गौरी की तरफ बढ़ाकर बोला, इन कपड़ों को पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें रुद्र मेंशन छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम इस हालत में जब घर जाओगी तब रुद्र तुमसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछेगा। उससे अच्छा है कि तुम इन कपड़ों को बदल लो, जिन कपड़ों में कल तुम यहाँ पर आई थी। गौरी बिना कुछ कहे वो कपड़ा ले लेती है और वॉशरूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और बाहर आकर बोली, थैंक यू, और मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से तुम्हें कल रात इतना परेशान होना पड़े। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शायद तुम कुछ जानना चाहती हो जिसकी वजह से तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ ना जानने में ही भलाई होती है। इतना कहकर विराट वहाँ से जाने लगता है। गौरी को विराट की कोई बात समझ नहीं आती है, लेकिन वो चुपचाप से विराट के पीछे जाने लगती है। विराट गौरी को अपने पीछे आता देख मुस्कुराता है। थोड़ी देर में वो दोनों ही घर से बाहर आकर विराट की गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी रुद्र के घर के लिए रवाना हो जाती है। गौरी विराट की तरफ देखकर बोली, तुमने मेरे कॉलेज से ही डिग्री ली है क्या? ये बात सच है? विराट अचानक से गाड़ी चलाते हुए रुक जाता है, लेकिन वो वापस गाड़ी स्टार्ट करके चलाते हुए कहता है, लगता है आपने मेरे बारे में काफ़ी रिसर्च कर रखी है।
मैंने आपके बारे में अपने दोस्त से पता करवाया था तो मुझे पता चला कि आपने मेरे ही कॉलेज से डिग्री ले रखी है। विराट गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। मैंने तुम्हारे कॉलेज से डिग्री ली तो है लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र है और ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। विराट का ये जवाब पाकर गौरी शांत हो जाती है। दोनों के बीच खामोशी रहती है। थोड़ी देर में गाड़ी रुक जाती है। गौरी गाड़ी से उतरकर बोली, थैंक यू मुझे घर ड्रॉप करने के लिए एंड सॉरी कल के लिए। इतना कहकर वो अपने कान पकड़ लेती है। गौरी को बच्चों के जैसी हरकतें करता देख विराट मुस्कुराकर बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो गौरी को बाय करता है। गौरी विराट को बाय करके वहाँ से घर की तरफ चली जाती है। घर के अंदर पहुँचकर उसे घर का माहौल थोड़ा बदला बदला सा दिखता है। थोड़ा नहीं पूरा माहौल ही बदला बदला सा लगता है। वहाँ पर टेंशन भरा माहौल था। तभी एक नौकरानी गौरी को घर में आता देख तुरंत गौरी के पास आई। छोटी मालकिन, आपने आने में इतना समय क्यों लगा दिया? छोटे मालिक बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र इतने गुस्से में क्यों है। नौकरानी की तरफ देखकर बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? रुद्र इतने गुस्से में क्यों है? गौरी ने कहा, कल रात आप घर नहीं आई तो छोटे मालिक ने डिनर नहीं किया और आज सुबह जब हम उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर गए तो उन्होंने गुस्से में वो ब्रेकफास्ट ज़मीन पर फेंक दिया। आज से पहले उन्हें इतना गुस्सा कभी नहीं आया था। नौकरानी के मुंह से ये सब सुनकर गौरी नौकरानी से कहती है, ब्रेकफास्ट मुझे लाकर दो। नौकरानी तुरंत किचन से जाकर ब्रेकफास्ट निकाल कर गौरी को लाकर वो प्लेट दे देती है। गौरी उस प्लेट को लेकर रुद्र के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से रुद्र को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने आज से पहले रुद्र को हमेशा हंसते मुस्कुराते और अपने वही रूअबी ऑरा में ही देखा था। गौरी रुद्र के कमरे के पास पहुंचकर कमरे से रुद्र के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो फ़ोन पर किसी से गुस्से में बात कर रहा था। गौरी को उसकी बात कुछ समझ नहीं आ रही थी लेकिन वो इतना तो समझ गई थी कि रुद्र को पक्का कुछ ऐसा पता चला है जिसकी वजह से उसने अपना टेम्पर खो दिया है। गौरी चुपचाप से उस रूम का दरवाज़ा खोलती है और उस रूम का माहौल देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। रूम के अंदर पहुंचकर गौरी अपनी चारों तरफ का माहौल देखकर बोली, वहाँ पर चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। रूम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रखा था। सामान जहाँ तहाँ फेंका हुआ था। वहाँ पर फूलदान के टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए थे। रूम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस कमरे में तूफान आया हुआ था। कमरा इस तरह से तहस नहस हो रखा था। कमरे की ये हालत देखकर गौरी की आंखें हैरानी की वजह से चौड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तभी वो रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र जो गुस्से में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और उसने गुस्से में उस दिशा में देखा। गौरी को देखकर उसका गुस्सा एक पल में गायब हो गया और वो तुरंत भागकर गौरी के पास गया और उसे गले से लगा लिया। रुद्र के गले लगाने पर गौरी ने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि कभी रुद्र उसे इस तरह अचानक से गले लगा लेगा। रुद्र के गले लगा लेने पर गौरी हैरान रह जाती है। उसके हाथ में मौजूद प्लेट गिरने वाली थी लेकिन वो उस प्लेट को संभाल कर साइड में टेबल पर रख देती है। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र ने उसे अचानक से गले क्यों लगा लिया। हालांकि वो रुद्र को अपने आप से अलग करना चाहती थी लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। गौरी देख रही थी कि रुद्र कितना ज़्यादा घबराया हुआ है। आज से पहले गौरी ने कभी रुद्र को इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। रुद्र की हल्की आवाज़ आती है। वो आवाज़ गौरी के कानों में सहज सी लग रही थी। क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर गले लगा सकता हूँ? रुद्र की आवाज़ में दुख जाहिर हो रहा था। गौरी धीरे से कहती है, बेशक तुम मुझे गले लगा सकते हो। वो इतना कहना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, ठीक है। खुद नहीं मालूम था कि उसने रुद्र को ऐसा क्यों कहा लेकिन वो रुद्र के कहे गए शब्दों को नकार नहीं सकती थी। बेशक वो रुद्र को पसंद नहीं करती थी लेकिन उसके पास उससे नफरत करने की वजह भी नहीं थी। हालांकि वो जानती थी कि वो उसकी पत्नी है, इसलिए रुद्र का हक बनता है उसे गले लगाने का। रुद्र ने गौरी को इस तरह से टाइट से गले लगा रखा था मानो वो गौरी को खोने से डरता है। अगर उसने गौरी को छोड़ा तो वो कहीं गायब हो जाएगी। गौरी चुपचाप से रुद्र को अपने आप को गले लगाए रहने देती है। थोड़ी देर तक रुद्र गौरी को गले लगाकर रखता है।
लेकिन कुछ समय बाद गौरी का फ़ोन रिंग करता है, जिसकी वजह से रुद्र गौरी से अलग होता है। रुद्र गौरी की तरफ देखकर बोला, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गले लगाया। इतना कहकर वो वहाँ से अपनी टेबल की तरफ बढ़ जाता है। रुद्र की आंखों में इस समय दर्द था। वो दर्द क्यों था? गौरी रुद्र को इस तरह अपने आप से दूर जाता देख रही थी। उसे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि रुद्र उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या, ये गौरी नहीं जानती थी। गौरी ने देखा कि फ़ोन कॉल की वजह से रुद्र ने उसे छोड़ दिया। ये देखकर गौरी को बुरा लगा। हालांकि वो जानती थी कि रुद्र ने उसे गले लगा लिया था। इस बात पर उसे चिल्लाना चाहिए था, लेकिन वो रुद्र की ये हालत देख उसे कुछ ना कह सकी। उसे बुरा लग रहा था, शायद इसका कारण रुद्र का उदास होना था। गौरी रुद्र से कोई सवाल ना करके फ़ोन को पिक करके उस रूम से बाहर चली जाती है। गौरी के चले जाने के बाद उस रूम में खामोशी सी छा जाती है। रुद्र दरवाजे की तरफ देखने लगता है। कुछ देर पहले गौरी इसी दरवाजे से अंदर आई थी और उसी दरवाजे से वो वापस जा चुकी थी। क्यों गौरी, क्यों? तुम ही वो क्यों हो? तुम्हारा होना ज़रूरी था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन अब नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तुम मेरी बीवी हो, रुद्र सिंघानिया की। इतना कहकर वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है। गौरी कमरे से बाहर आकर अपना फ़ोन उठाकर बात करने लगती है। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद वो वापस से कमरे में आती है। कमरे में पहुंचकर गौरी देखती है कि रुद्र लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रहा है, तो वो कमरे में धीरे से आकर टेबल से ब्रेकफास्ट की प्लेट अपने हाथ में उठाकर वहां पर पड़े हुए सामानों के बीच में से संभल कर रुद्र के पास जाने लगती है। रुद्र जो अपना काम कर रहा था वो अपना काम करते हुए रुक जाता है और लैपटॉप को बंद करके गौरी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। दिख नहीं रहा चारों तरफ कांच के टूटे हुए फूलदान फैले हुए हैं। अगर इन सभी से तुम्हें चोट लग गई तो तुम वहीं पर रहो। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़े होकर गौरी के पास आकर उसे संभाल कर अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर लेकर आता है और उसे डाइनिंग एरिया में ले जाकर एक जगह पर बैठा देता है। गौरी चुपचाप रुद्र के इस बर्ताव को देख रही थी। जो इंसान कुछ देर पहले इतना ज़्यादा गुस्सा और इमोशनल हो रहा था, जिसने इस पूरे घर को पूरी तरह से अपने सर पर उठा रखा था, वो इंसान उसकी फिक्र कर रहा है। गौरी ने धीरे से अपना सर उठाकर रुद्र की तरफ देखकर कहा, तुम ठीक हो ना रुद्र? गौरी का ये शब्द सुनकर रुद्र गौरी की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालना। रुद्र ने इतना कहा। हालांकि वो गौरी को बताना चाहता था कि वो ठीक नहीं है। उसे जो पता चला है उसे सुनकर तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वो गौरी से ये सब कह नहीं सकता था। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि गौरी ने उससे उसका हालचाल पूछा है। गौरी ने रुद्र की तरफ देखकर पूछा, कुछ है जो तुम मुझसे बोलना चाहते हो? अगर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। आखिरकार मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। रुद्र गौरी के हाथ में ब्रेकफास्ट लेकर गौरी के पास वाली जगह पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वो ब्रेकफास्ट कर लेता है और प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रख कर बोला, हाँ तुम मेरी पत्नी हो, रुद्र सिंघानिया की पत्नी। ये सिर्फ वो अपने मन में ही कह सकता था। रुद्र ने गौरी की तरफ देखकर कहा, हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम उसका जवाब दोगी? गौरी रुद्र की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देती है। हाँ पूछो रुद्र, तुम्हें मुझसे क्या जवाब चाहिए? गौरी ने कहा, कल रात तुम कहाँ थी? रुद्र ने गौरी की आंखों में देखते हुए पूछा। कल रात का जिक्र सुनकर गौरी अपने चेहरे के हाव भाव संभाल नहीं पाती है और रुद्र की तरफ देखकर कहती है, कल तुम्हें मैंने बताया था कि मैं अपनी दोस्त के घर पर हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अपनी दोस्त के घर पर थी। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा था कि तुम रात भर कहाँ थी, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी? उम्मीद भरी नज़रों से रुद्र गौरी की तरफ देखकर पूछता है। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र उससे ऐसी बातें क्यों पूछ रहा है, लेकिन वो रुद्र की आंखों में दर्द देख रही थी। वो रुद्र को निराश नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास रुद्र को हाँ बोलने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। हालांकि वो जिस इंसान से प्यार करती थी वो इंसान अब कहाँ है उसे ये भी नहीं पता, तो क्या वो रुद्र को हाँ कर दे? लेकिन वो उसके सेवियर के लिए नाइंसाफ़ी होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रुद्र को क्या जवाब दे।
लेकिन उसका दिल उससे कह रहा था कि इस समय रुद्र को संभालने की ज़रूरत है, वो दुखी है। तुमने अभी कुछ देर पहले रुद्र की हालत नहीं देखी, वो कितना ज़्यादा निराश था। उसने तुम्हारी जान बचाई है उन गुंडों से, और तुम उसकी उदासी को दूर तक नहीं कर सकती हो। खुद से ही उसे आवाज़ आई। तुम उस इंसान का इंतजार कर रही हो जिसका चेहरा तुमने अभी देखा भी नहीं है। रुद्र भी तो तुम्हारा सेवियर है, उसने भी तो तुम्हें उन गुंडों से बचाया है। तो क्या तुम उसे परेशान होता हुआ देख सकती हो? तुम कितनी ज़्यादा निर्मोही हो गौरी। अपना जवाब ना पाता देख रुद्र अपनी जगह से खड़े होकर बोला, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी थोड़ी ना हूँ, और तुम अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हो तो तुम अपने हिसाब से जी सकती हो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरे सवालों के जवाब दो। इतना कहकर वो दुखी मन के साथ वहाँ से जाने लगता है। हाँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, गौरी ने धीरे से कहा। ये शब्द ही काफ़ी थे रुद्र के लिए। उसने एक मुस्कुराहट के साथ गौरी की तरफ देखकर कहा, थैंक यू गौरी, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। गौरी अपनी जगह से खड़ी होकर रुद्र की तरफ देखकर कहती है, तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? मैंने तुमसे शादी के पहले दिन ही कहा था कि हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, तो मैं अपनी तरफ से इस शादी को निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे, ये बात याद रखना। रुद्र ने गौरी के इस जवाब पर कहा, मैं तुम्हारे मैटर में तब तक इंटरफेयर नहीं करूँगा जब तक कि तुम हमारे रिश्ते को ख़राब होने नहीं दोगी। अगर तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हम दोनों के रिश्ते में दरार आई तो मैं उस दिन तुम्हारी मैटर में इंटरफेयर ज़रूर करूँगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे कि हम दोनों के रिश्ते में कोई खतरा हो। लेकिन तुम आज सुबह से इतने परेशान क्यों हो, क्या तुम मुझे बताओगे? गौरी की इस बात पर रुद्र चुप रह जाता है। रुद्र गौरी को क्या बताता, जो उसने फ़ोन पर सुना था वो, या जो उसने देखा था। वो अब किसी भी हाल में गौरी को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो झूठ बोल देता है। सुबह मैं इसलिए परेशान था, तुम घर पर नहीं थी और मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते थे, और मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि तुम कब घर पर आओगी, और इसी की वजह से मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। गौरी रुद्र की बातों पर भरोसा तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो चुपचाप से उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। रुद्र और गौरी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी लिविंग एरिया में केशव आता है। केशव अपनी भाभी के पास आकर कहता है, भाभी, मम्मी आपसे मिलना चाहती हैं, वो अपनी बहू को देखना चाहती हैं। इतना समय हो गया है उन्होंने अपनी बहू को नहीं देखा है। इतना कहकर वो अपने भाई की तरफ देखता है। तुम चिंता मत करो, तुम घर चलो, मैं और गौरी अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, रुद्र ने कहा। ठीक है भाई, इतना कहकर केशव वहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ, गौरी ने इतना कहा और वो वहाँ से चली गई। गौरी को जाता देख रुद्र वहाँ से एक नौकर को रूम साफ करने के लिए कहता है और वो डाइनिंग एरिया से चला जाता है। थोड़ी देर में गौरी तैयार होकर लिविंग एरिया में आती है। रुद्र भी तैयार होकर नीचे आता है। तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो, रुद्र ने गौरी की तारीफ करते हुए कहा। गौरी अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा देती है। गौरी को मुस्कुराता देख रुद्र अपने मन में कहता है, अब मैं किसी भी हाल में इस मुस्कुराहट को गायब नहीं होने दूंगा। गौरी रुद्र को सोचता देखकर कहती है, मैं सुंदर दिख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर खड़े होकर मुझे पूरा दिन घूरने वाले हो। हमें तुम्हारे परिवार वालों से भी तो मिलना है। गौरी की ये बात सुनकर रुद्र होश में आता है। हाँ ठीक है, इतना कहकर रुद्र गौरी के साथ अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपने परिवार वालों से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एक अंधेरे घर के अंदर, या कहो एक अंधेरी हवेली के अंदर, उसके आसपास चारों तरफ शमशान घाट बने हुए थे। वो एक डरावनी जगह लग रही थी। उसी के बीचों बीच एक हवेली बनी हुई थी। हवेली में चारों तरफ अंधेरा था, जो उस हवेली को और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था। वहाँ पर मौजूद एक आदमी, जिसने अपने हाथ में कोई एनवेलोप ले रखा था, वो अपने सामने बैठे उस आदमी की तरफ देखकर उस एनवेलोप को बढ़ा देता है। उसके सामने एक शख्स पर्सनालिटी बैठी हुई थी। वो आदमी और कोई नहीं, विराट होता है। विराट उस एनवेलोप को लेकर मुस्कुराकर सामने मौजूद आदमी की तरफ देखकर बोला, काम हो गया? जी बॉस, आपने जैसा कहा था वैसा हम लोगों ने कर दिया है, सामने मौजूद आदमी ने जवाब दिया। ठीक है, तो तुम्हारा काम हो गया, तुम यहाँ से जा सकते हो, और ध्यान रहे तुम अपनी पहचान उन लोगों के सामने नहीं आने दे सकते हो, विराट ने कहा।
जी बॉस, इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। विराट मुस्कुराकर अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है। दूसरी तरफ गौरी जो गाड़ी में मौजूद होती है, उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि वो पहली बार रुद्र के परिवार वालों से मिलने वाली थी। पास में बैठा रुद्र गौरी को इतना घबराता हुआ देखकर अपने चश्मे को ठीक करके कहता है, तुम घबराई हुई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो। रुद्र की ये बात सुनकर गौरी गुस्से में रुद्र की तरफ देखकर कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुम्हें घबराई हुई अच्छी लग रही हूँ। इतना कहकर गौरी गुस्से से रुद्र को घूरने लगती है, मानो आंखों ही आंखों में धमकी दे रही हो, अपने शब्द वापस ले लो। बदले में रुद्र भी गौरी को घूरता है, मानो रुद्र गौरी को जवाब दे रहा हो, अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम कुछ कर पाओगी। बेशक गौरी रुद्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, बस वो चुपचाप से रुद्र को अपने मन में गालियां दे सकती थी। तभी गौरी का फ़ोन बजता है। गौरी गुस्से में बिना फ़ोन पर नंबर देखे फ़ोन को पिकअप कर लेती है। हेलो, वो गुस्से में फ़ोन पर कहती है। क्या हो गया गौरी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? फ़ोन पर ठंडी और शांत आवाज़ आती है। आप कौन? गौरी ने शांति से पूछा। मैं हूँ विराट, विराट ने फ़ोन पर कहा। अच्छा आप हैं, आपने मुझे अचानक से फ़ोन कैसे किया? गौरी ने पूछा और गुस्से में रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र को गौरी पर हंसी आ गई थी, लेकिन उसने ये देखा कि अब गौरी घबराई हुई नहीं है तो वो गौरी को परेशान नहीं करता है और चुपचाप से अपने लैपटॉप में अपनी कंपनी का काम करने लगता है। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, विराट ने फ़ोन पर कहा। आपको मुझसे ज़रूरी बात करनी है, लेकिन अभी मैं फ्री नहीं हूँ क्योंकि मैं रुद्र के साथ कहीं जा रही हूँ, गौरी ने फ़ोन पर मासूमियत के साथ कहा। हालांकि गौरी विराट को ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन वो रुद्र का दोस्त था। यही कारण था कि गौरी ने विराट को ये बात बताई और उसे ये गिल्ट भी था कि कल रात उसने विराट को कितना परेशान किया। अपने एक शक के चलते ही वो विराट उसके परिवार वालों को जानता होगा। ओह, तुम रुद्र के साथ हो तो कोई बात नहीं, विराट ने कहा। वैसे आपको क्या काम था? गौरी ने विराट से पूछा। मुझे आपके बारे में कुछ पता चला है, विराट ने फ़ोन पर एक शैतानी मुस्कान के साथ गौरी से कहा। गौरी फ़ोन पर घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराट को उसके बारे में क्या पता चला है। वो घबराई हुई आवाज़ में कहती है, आपको मेरे बारे में क्या पता चला? रुद्र गौरी की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता है। गौरी अपने चेहरे के हाव भाव संभाल लेती है और मुस्कुराकर रुद्र की तरफ देखकर फ़ोन पर कहती है, आपने मुझे बताया नहीं, आपके बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पता चली है। जब आप फ्री होंगी तब आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा। इतना कहकर विराट फ़ोन रख देता है। गौरी के लिए ये शब्द ही काफ़ी थे उसे डराने के लिए कि विराट को उसके बारे में कुछ पता चला है। लेकिन विराट को उसके बारे में क्या पता चला है? कहीं विराट को ये पता तो नहीं चल गया कि गौरी ने दूसरे से झूठ बोला था कि उसका मंगेतर उसे छोड़कर चला गया है, या उसे उन गुंडों के बारे में कुछ पता चल गया है? गौरी के मन में यही ख्याल चल रहे थे कि तभी गाड़ी रुक जाती है और गौरी अपने ख्यालों से बाहर आती है। ड्राइवर बोला, हम सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके हैं। गौरी अपने सामने मौजूद बड़े घर को देख रही थी। ये घर तो रुद्र के घर से भी काफ़ी बड़ा था। गौरी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो रुद्र की तरफ देखकर मासूमियत के साथ कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहूंगी तो ना जाने मैं कितनी बड़ी बड़ी हवेली को देख सकती हूँ। तुम्हारे घर से भी ये हवेली कितनी ज़्यादा बड़ी है। गौरी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रुद्र मुस्कुराकर कहता है, बेशक तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रह सकती हो और तुम चाहो तो इससे भी बड़ी हवेली तुम्हारे लिए बनवा सकता हूँ, बस तुम्हें आदेश देने की ज़रूरत है। रुद्र की बात सुनकर गौरी मुस्कुराकर कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे घर के कमरों को याद रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और अगर तुमने इतनी बड़ी हवेली बनवा दी तो शायद मैं अपने आप को उस हवेली में पूरी तरह से खो दूँगी। गौरी के लिए रुद्र के कमरों को याद कर पाना उसके बहुत ज़्यादा मुश्किल था और वैसे भी वो रुद्र को परेशान नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, गाड़ी से उतरो, अंदर नहीं चलना। रुद्र गाड़ी से उतर कर गौरी से बोला। गौरी अपने ख्यालों से बाहर आकर गाड़ी से बाहर निकलती है। गाड़ी से उतर जाने के बाद एक नज़र वो सामने मौजूद घर की तरफ देखती है। रुद्र गौरी की तरफ देखकर कहता है, तुम अंदर चलो, मैं अभी एक कॉल करके आ रहा हूँ। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। गौरी रुद्र को जाते हुए देखती है। गौरी अपने आप से कहती है, शायद जो फैसला मैंने लिया है वो फैसला सही है।
रुद्र अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद रुद्र वापस से गौरी के पास आता है। दूसरी तरफ फ़ोन कट जाने के बाद विराट गुस्से से अपना मोबाइल ज़मीन पर फेंक देता है। रुद्र, तुमने गौरी से शादी क्यों की? तुम्हें गौरी ही मिली थी शादी करने के लिए? मुंबई शहर में लड़कियों की कमी पड़ गई थी जो तुमने गौरी से शादी की। तभी उस अंधेरी हवेली के अंदर एक आदमी आता है और वो विराट की तरफ देखकर कहता है, हमारे लोगों को कुछ पता चला है? क्या पता चला है? विराट ने गुस्से से उस आदमी की तरफ देखकर कहा। रुद्र की शादी अनुष्का से होने वाली थी, लेकिन रुद्र ने ना जाने उस लड़की के साथ कौन सा पैंतरा आजमाया जिसकी वजह से उस लड़की ने रुद्र से शादी करने के लिए मना कर दिया। लेकिन अचानक से उस लड़की के पास बहुत सारा पैसा आ गया है। अनुष्का को रुद्र की मम्मी यानी महेश्वरी सिंघानिया ने अपने घर की बहू के लिए चुना था, लेकिन अचानक से अनुष्का के मुकर जाने पर महेश्वरी सिंघानिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। लेकिन वो इस बात पर खुश हो गई कि उनके बेटे को आखिरकार उनकी पसंद की लड़की मिल ही गई, यानी उन्हें उनकी बहू मिल गई है। वो इसी में खुश थी। वो आदमी को जितना पता था उस आदमी ने विराट को सब कुछ बता दिया। ठीक है, इतना कहकर विराट से वो आदमी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मतलब कि मेरे दोस्त रुद्र ने अपनी मर्जी से गौरी से शादी की है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रुद्र गौरी को कैसे जानता है। इसके बारे में पता करना होगा, विराट ने कहा और अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया। और थोड़ी देर बात कर लेने के बाद वो मुस्कुराकर कहता है, अभी तो सिर्फ छोटी सी चिंगारी लगी है, अभी तो आग लगनी बाकी है और मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने रिश्ते को संभाल पाते हो मेरे प्यारे दोस्त रुद्र सिंघानिया। इतना कहकर विराट मुस्कुराता है और वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। गौरी अपने सामने मौजूद घर की तरफ देखती है। रुद्र फ़ोन पर बात कर लेने के बाद गौरी के पास आकर उसे अंदर चलने के लिए कहता है। तभी उस बड़ी सी हवेली के अंदर से एक आदमी उनका स्वागत करने के लिए बाहर आता है और रुद्र के पास आकर बोला, छोटे मालिक, छोटी मालकिन, आपका सिंघानिया मेंशन में स्वागत है। गेट खुलने पर गौरी ने अंदर की तरफ सख्त सुरक्षा को देखा तो उसे अचानक से बहुत ही घबराहट सी महसूस होने लगी, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। उसे अचानक से अपने किए गए फैसले पर शक होने लगा कि उसने यहाँ पर आने का सही फैसला किया है। तुम क्या सोच रही हो? रुद्र ने गौरी से कहा। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, मुझे इतने लोगों को देखने की आदत नहीं है। तुम्हारे घर पर भी इतने सारे नौकर हैं, लेकिन यहाँ पर तो उनसे ज़्यादा लोग हैं। गौरी ने अपनी दुविधा रुद्र को बताई। तुम इतना मत सोचो, वरना तुम्हारा दिमाग जो बचा हुआ है वो भी कहीं गायब हो जाएगा। तुम चुपचाप से अंदर चलो, रुद्र ने मजाकिया लहजे में कहा। मुझे इतना टेंशन हो रही है और तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना है, गौरी ने घबराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम एक गहरी लंबी सांस लो, एक गहरी लंबी सांस अंदर लो और फिर उसे धीरे से छोड़ो। तुम रिलैक्स हो जाओगी। तुम डॉक्टर हो क्या? अच्छा ठीक है, तुम एक गहरी लंबी सांस लो, एक गहरी लंबी सांस अंदर लो और फिर उसे धीरे से छोड़ो। तुम रिलैक्स हो जाओगी। तुम डॉक्टर हो क्या? गौरी ने रुद्र की तरफ देखकर कहा। नहीं, तुम अंदर चलोगी या फिर मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर अंदर चले जाऊँ, रुद्र ने कहा। गौरी रुद्र की ये बात सुनकर सांस को अंदर लेती है और फिर उसे थोड़ी देर बाद में छोड़ती है। उसे पहले के मुकाबले अब काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था और वो मुस्कुराते हुए रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। ठीक है, हम अंदर चलते हैं। गौरी को यूं बच्चों जैसा बिहेव करता देख रुद्र मुस्कुराता है और उसे लेकर अंदर जाने लगता है। गौरी अंदर चलती हुई रुद्र से धीरे से कहती है, तुम कितने ज़्यादा अमीर हो, ये तुम दूसरी बार कह रही हो, गौरी रुद्र की खिंचाई करते हुए कहा। तुम मेरी खिंचाई कर रहे हो? चलो आज मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास खुद के जासूस वाले लोग भी तो होंगे जो तुम्हारे कहने पर तुम्हारे दुश्मनों की जासूसी करते होंगे, गौरी ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम उन लोगों के बारे में क्यों पूछ रही हो? तुम्हें मेरी जासूसी करवानी है क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना शेड्यूल बता देता हूँ। देखो, सुबह उठकर मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद मैं कंपनी जाता हूँ, कंपनी से वापस घर आता हूँ, समय मिलता है तो तुमसे बातें कर लिया करता हूँ। और तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। शक्ल देखी है तुमने अपनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में जासूसी करवाऊंगी? वो तो मैं पूछ रही थी क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं तो मुझे लगा शायद तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के जासूस होंगे जो तुम्हें पल पल की दुश्मनी की खबर लाकर देते होंगे। दोनों यूं ही बातें करते हुए लिविंग एरिया में आ जाते हैं।
घर के अंदर आ जाने पर गौरी ने लिविंग एरिया में एक नज़र पूरे घर को देखा। इंटीरियर डिज़ाइन मॉडर्न ज़माने का है। इससे पहले गौरी अपने कदम आगे बढ़ाते कि तभी उसके पास एक खूबसूरत सी महिला सीढ़ियों से उतर कर आती है। उस महिला को देखकर गौरी धीरे से रुद्र से कहती है, अगर तुम्हारी मम्मी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम क्या करोगे? एक काम करती हूँ, मैं वापस से घर जाती हूँ। तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रही हैं, किसी प्रोफेसर की तरह। रुद्र ने गौरी से कहा। रुद्र ने गौरी का नाम पूरा खींचते हुए कहा, तुम्हें उनसे अभी नहीं तो बाद में तो मिलना ही होगा, तो तुम चिंता किस बात की कर रही हो? अगर वो मुझे पसंद नहीं करेंगी, गौरी ने कहा। क्यों नहीं, वो ज़रूर तुम्हें पसंद करेंगी, क्योंकि तुम उनके घर की बहू हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, तुम्हें मैंने अपने लिए चुना है, यानी कि तुम मेरी पसंद हो, तो उन्हें इनसे कोई ऐतराज़ नहीं होगा, इसलिए तुम परेशान होना बंद करो। रुद्र ने गौरी को काउंट डाउन करते हुए देखकर कुछ सोचकर कहा, तुम जैसे अपने मम्मी पापा से बेफिक्र होकर मिलती हो, वैसे ही तुम मेरे मम्मी पापा से बेफिक्र होकर मिलो और इनसे बात करो। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं। तुम ये सोचो कि मेरे मम्मी पापा ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। रुद्र की ये बात सुनकर गौरी एक पल को शांत हो जाती है और उस महिला की तरफ देखकर मन में कहती है, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, और जिन्हें पता था वो इस दुनिया में ही नहीं है। सिम्मी जी मेरी मम्मी नहीं थी। यही सब सोचकर वो दुखी हो जाती है। तभी वो देखती है कि वो महिला उसके पास आकर खड़ी हो गई। माहेश्वरी सिंघानिया गौरी के पास आकर कहती हैं, तुम गौरी हो मेरी बहू, आखिरकार हम मिल ही गए। पिछले कई दिनों से तुम्हारे पति ने तुम्हें कभी अच्छे से छुपा रखा था। मैंने रुद्र से कई बार कहा कि मैं अपनी बहू से मिलना चाहती हूँ, लेकिन रुद्र ये कहकर टाल देता था कि अभी गौरी को आराम करने की ज़रूरत है, वरना शायद हम पहले ही तुमसे मिल लेते। गौरी रुद्र के माँ की ये बात सुनकर एकटक उन्हें देखने लगती है। वो क्या क्या सोच रही थी उनके बारे में, और वो कैसी हैं। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।